हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में हैं और पाचन तंत्र को देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में क्या क्या आता है। एक आपका साइटोलॉजी आता है, जिसको पढ़ लिए हैं आप। दूसरा हिस्टोलॉजी आता है, और तीसरा आपका आता है न्यूट्रिशन। इस तीनों अध्याय का आपने अध्ययन कर लिया है। मतलब लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आप बनाने की प्रक्रिया में। और फिर आता है डिजीज, जो आप जब इसको पढ़ लीजिएगा, 2 सिस्टम का 2 तंत्र है। और 2 तंत्र कौन सा है? एक है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लगभग आ जाइए 7 से 8 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। कभी कभी तो डी से आधा तो डिजीज और न्यूट्रिशन से ही क्वेश्चन रहता है। मैंने सिर्फ 2 अध्याय को कमांड कर लीजिएगा तो 50% क्वेश्चन बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी संपूर्णता से हमें बायोलॉजी का अध्ययन करके जाना चाहिए। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज पाचन तंत्र के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। बहुत आराम से हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि पाचन तंत्र में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, छिटपुट तो जानकारी आपको दी ही जाती है कि पहले परिचय पढ़िए। कोई भी तंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये मुझे बहुत खराब लगता है कि मेरे आने के लोग आ रहे हैं, कितना बार कहते हैं कि समय पे आ जाइए। इसलिए आने के बाद मैं इंतजार किया हूं। तो पाचन तंत्र का पहले तो आप परिचय पढ़िएगा कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया कहां से आरंभ होती है। इन सब का ही अध्ययन इसमें है। भोजन एक जटिल अणु है और जटिल अणु को सरल अणु में बदलना ही क्या है? पाचन। हम लोग ग्रहण करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये सब जो है, ये सबको तोड़ा जाता है, टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड में, प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में। ये जो आपका टूटता है, ये क्या है? सरल अणु। माने जटिल अणु का सरल अणु में टूटना क्या है? ये पाचन है। और जो अंगों का समूह इसमें भूमिका अदा करता है उसको हम तंत्र कहते हैं। पढ़े थे ना? सेल, सेल के समूह टिश्यू, टिश्यू का समूह अंग, अंग का समूह तंत्र, और तंत्र का समूह शरीर। सारा चीज पढ़े हैं। इसी कड़ी में हम इसको देखेंगे तो लिखेंगे पहले पाचन। इससे पाचन क्या है तो लिखेंगे पोषक पदार्थ का, पोषक पदार्थ के, भोजन क्या है? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के जटिल अणु का, जटिल अणु का सरल अणु में टूटना, टूटना पाचन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में विभिन्न अंगों के समूह, विभिन्न अंगों के समूह, विभिन्न अंगों के समूह हिस्सा लेते हैं, विभिन्न अंगों के समूह हिस्सा लेते हैं। इसे पाचन तंत्र कहा जाता है। इसे पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है।
इसे क्या कहते हैं हम? पाचन तंत्र कहते हैं। जटिल अणु का सरल अणु में टूटना। ठीक है। और पढ़े थे कि सेल बनता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, तंत्र, और सिस्टम से बनता है बॉडी। यही हमारी पूरी क्या है? संरचना। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, फैट फैटी एसिड में, फैट फैटी एसिड में, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। और प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। तो जटिल अणु और सरल अणु ध्यान रखिए। ये जटिल अणु क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है? ग्लूकोज। ये सरल अणु है। प्रोटीन क्या है? जटिल अणु है। सरल अणु क्या है? पढ़ाए थे कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। सब लिखा हुआ है समझा समझा करके। और फैट बसा किस में टूटता है? फैटी एसिड में। यही इस परिभाषा का सिंप्लीफिकेशन है। इस परिभाषा का सिंप्लीफिकेशन क्या है? कि जटिल अणु क्या है? कार्बोहाइड्रेट। टूटेगा किस में? ग्लूकोज में। ठीक है कि नहीं? प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड में। और फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट, क्योंकि पूछता भी है कि फैट और उसमें प्रोटीन में कि एमिनो एसिड की इकाई किसकी इकाई है? तो प्रोटीन की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी हुआ है। कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो 20। अब प्रक्रिया क्या है? तो लिखेंगे पाचन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। पाचन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। निम्नलिखित प्रक्रिया है। पाचन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। क्या है? तो पहला इंजेशन। पहला क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं। हम लोग अंदर गहन करते हैं। पहला प्रक्रिया है इंजेशन। अंतर्गहन उसको कहते हैं। और अंतर्गहन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से। और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का पहला पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से ही। मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो पहला है इंजेशन और दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन ठीक है। डाइजेशन पचना, भोजन शुरू। मुख में ही भोजन को पचाने में लार की भूमिका होती है। क्यों कहते थे पहले के जमाने में कि हड़बड़ा के भोजन मत करो, भोजन आराम से करो, बैठ के करो, पानी का सहायता मत लो, भोजन को चबाओ। जितना भोजन चबाइएगा उतना आपके शरीर में लगेगा। ज्यादा नहीं लगना चाहिए लेकिन लगना चाहिए। इनको कुछ ज्यादा लग गया है, ठीक है कि नहीं? प्रकाश जी को थोड़ा कम लगा है, हम लोग को थोड़ा कम लगा है। तुम लोग को नहीं कहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी कहा कि डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करता है। उसी को कहते हैं ना कि खून लगे, खून बने छे।
ठीक है, गांव घर की भाषा में उसको क्या कहते हैं, खाई तो छे लेकिन खून नहीं बने छे, ततेक खा ले छे कि बड़ खून बन जाए छे। दोनों चीज हो गया। तो तीसरा भाग है पाचन का, तीसरा भाग है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, हिंदी में कहते हैं अवशोषण। जो जिस भाषा में भी लिखना है आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद है एसिमुलेशन, एसिमिलेशन, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, आत्मसाती, एसिमुलेशन करना। अब भोजन का मंथन हो गया, आज जो शेष पचा हुआ भोजन है वो कहां निकल गया, इजेकुलेशन, बाहर। ठीक है, जब मैदान जाई छी तो मैदान क्या है, इजेकुलेशन है, इजेकुलेशन, बाहर निकालना भोजन को। तो भोजन जो अपचा भोजन है वही ना बाहर निकलता है। जो भोजन पच गया, ठीक है कि नहीं, तो ठीक, नहीं पचा तो बाहर निकलेगा। तो शेष अनपचा भोजन को जो निकलने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इजेकुलेशन। तो लिखिएगा इजेकुलेशन। चलिए लिख लिए, इजेकुलेशन, बाहर निकलना। इजेक्ट मतलब क्या होता है, निकलना। ओके, तो इजेकुलेशन हो गया। तो भोजन को हम लोग क्या किए, पहला प्रक्रिया क्या है, मुंह से अंदर जाएगा, और मुंह में ही किसका पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसके बाद भोजन का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन का एसिमुलेशन होगा, मंथन होगा उसमें, और तब मंथन के बाद जो पच जाएगा, पच गया, जो नहीं पचा वो बाहर निकल जाए। यही भोजन की, यही पाचन की क्या है, प्रक्रिया है। इसका आता है पाचन के दो प्रक्रिया होते हैं, प्रक्रिया के करीब में। एक होता है फिजिकल, जो बिना एंजाइम का पच जाता है, और एक होता है केमिकल, जो एंजाइम की सहायता से पचता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पाचन को दो भाग में बांटकर देखते हैं, एक भौतिक भाग, एक भौतिक भाग। पाचन को दो भागों में बांटकर देखते हैं, पाचन को दो भागों में बांटकर देखते हैं, एक भौतिक भाग, एक भौतिक भाग, एक भौतिक भाग, एक भौतिक भाग, और दूसरा रासायनिक भाग, और दूसरा रासायनिक भाग, दूसरा रासायनिक भाग। भौतिक भाग क्या होता है, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना भौतिक भाग है। तो लिखेंगे भौतिक पक्ष, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना क्या है, बिना एंजाइम के भोजन का पाचन होना क्या है। और दूसरा भाग है केमिकल, मतलब एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होना। तो लिखेंगे एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होना, एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होना। ठीक है, अब आप पूछिए कि सर एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटलिस्ट है, और जिसकी प्रकृति प्रोटीनस होती है। जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो नोट में लिखो, नोट, एंजाइम, 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 एंजाइम।
यह जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक, और इसकी प्रकृति प्रोटीनस होती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीनस होती है। इसकी प्रकृति प्रोटीनस होती है। किसकी? तो यह है बायोकैटलिस्ट। क्या है? जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट एक। दूसरा, नेचर कैसा है इसका? नेचर है इसका प्रोटीनस, प्रोटीनस। तीसरा, इसका नामकरण कौन किया? कोह ने नामकरण किया। और याद रखिएगा, और याद रखिए, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, but all protein are not enzyme। मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तभी ना प्रोटीनस है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लिख लो इसको नोट में, नोट में लिख लीजिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन 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 सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब इस पाचन तंत्र में कई एंजाइम से आपका आमना सामना होगा, पहले आप बेसिक को ठीक कर लीजिए। तो यही है परिचय। यही क्या है, कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय है क्या, क्या क्या होता है इसमें, तो पढ़ लिए ना परिचय। अब आता है कि इसमें कौन से अंग भाग लेते हैं। तो इसमें अंग भाग लेता है मुख, अब मुख में भाग लेता है दांत और जीभ। तो मुख में क्या भाग लेता है? दांत और जीभ। आज जीभ में ही क्या निकलता है? सैलिवा, लार। अब इन सब का अध्ययन करेंगे पहले। तो अब लिखो पाचन का मुख्य अंग, पाचन का मुख्य अंग। पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको कंठाग्र कर जाना है, ठीक है। पाचन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों अध्याय पे जब भी रिवीजन करना हो तो आप जरूर ध्यान रखिए। हर सब्जेक्ट का मुख्य अध्याय हम बताते रहते हैं, फिर भी आप मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ें। अरे बता तो दिया, ये तो रणनीति के दिन ही बताते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर पे फोकस करना है। और जब भी उस चैप्टर की जानकारी देता हूं तो बताता हूं ये आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको किसी भी स्थिति में आप नहीं भूले, ठीक है कि नहीं। और दोबारा ये सब चीज तो दोबारा चल रहा है विगत 6 महीने में। क्या जी पल्लवी, कितनी बार पढ़ी हो? सर मैं तो चौथी बार पढ़ रही हूं, लेकिन ये बच्चे लोग दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तुम पहली बार पढ़ रहा होगा, तुम तो अब शुरुआत ही कर रहा है, तुम्हारा क्या, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसलिए मैंने लिख दिया कि यह कक्षा दोबारा चल रहा है, इसलिए पढ़ के आएंगे। इसलिए क्या आएंगे? तो दोबारा वाला भाग गया, सोचा कि कहीं हमसे, एक तो यही है जो मुकाबले में बनी हुई है, एक तो श्वेता सुमन मुकाबले में बनी हुई है, नहीं तो भाग। इकबाल साहब हैं कि चले गए? अच्छा, इकबाल साहब भी चले गए, ठीक है। जब भी लिख दिया कि दोबारा है, पढ़ के आइएगा तो भाग गया। कहीं सर पूछ दिए तो बेइज्जत हो जाएंगे, मास्टर के सामने में इज्जत खोजिएगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहां थे हम लोग? अब आइए पाचन तंत्र में पहला अंग। पहला अंग क्या है? मुख।
तो लिखिए मुख। पाचन की शुरुआत मुख से होता है। पाचन की शुरुआत मुख से होता है, मुंह से। उसको मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी। उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। दूसरा, यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। कहां से आरंभ होता है? मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है। ठीक है। अब मुख्य के दो भाग हैं। अब लिखो, मुख्य के दो भाग हैं, एक है दांत और दूसरा है जीभ। मुख्य के दो भाग हैं जो पचाने में, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है दांत और दूसरा है जीभ। दूसरा है जीभ। चलो, तो आप सबसे पहले क्या पढ़िएगा? दांत। तो लिखो दांत। दांत, दांत पढ़िए। दांत में सबसे पहले पढ़ना है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को, तो लिखेंगे दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। लिख दे क्या? लिख दें, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। पहला अंग कौन सा है? दांत। और दूसरा अंग कौन सा है? जीभ। और दांत का अध्ययन क्या है? दांत का अध्ययन है ओडोंटोलॉजी। 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 और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ओसीन। उसको कहते हैं ओसीन। इसके प्रोटीन का नाम है जो दांत में पाया जाता है, उसको ओसीन कहते हैं। उसको ओसीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओसीन कहते हैं। ठीक है। अब आइए, दांत का सबसे ऊपरी भाग और जो पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है उसको कहते हैं एनामेल। उसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनामेल होता है, जो ऊपरी भाग दांत में पाया जाता है। तो लिखेंगे शरीर का सबसे ऊपरी भाग, या सॉरी, दांत का सबसे ऊपरी भाग। दांत पढ़ रहे हैं ना? दांत का सबसे ऊपरी भाग और शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल। 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 ठीक है। कौन मेल? एनामेल। एनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। सबसे कठोर भाग कौन है? एनामेल है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सा सॉल्ट होता है? कैल्शियम सॉल्ट। एनामेल में मुख्यतः 95% कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं। तो लिख देंगे एनामेल में 95%
कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है, कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? बचपन में जो 6 से 8 वर्ष के पहले तक की अवस्था है उसमें अस्थाई दांत होता है और अस्थाई दांत टूटता रहता है। 20 प्रकार के अस्थाई दांत है। जब 6 से 8 वर्ष के बाद अस्थाई दांत बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कि एक बार जो बन गया 8 साल के बाद तक फिर बुढ़ापा में ही टूटेगा, फिर बनेगा नहीं, फिर नकली दांत के सहारे चलना होगा। इसलिए दांत की सुरक्षा होनी चाहिए। खाना खाने के बाद मुंह धो लेना चाहिए, सुबह उठ के मुंह धो लेना चाहिए। मीठा खाने के बाद कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होगा और मुंह महकेगा नहीं। तो इस तरह का एहतियात बरतने से दांत क्या रहता है? मजबूत हो जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग गर्म खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, उससे भी दांत कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे दांत के मजबूती की एक पूरा डेंटल मेडिकल की पढ़ाई होती है, 4-5 साल की पढ़ाई होती है। और कैसे दांत की सुरक्षा हो, कैसे आप उसका इलाज कीजिए, उसका पूरा 5 साल तक पढ़ाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि अस्थाई दांत 20 है, अस्थाई दांत 32 है। तो पहले ये लिखो, 6 से 8 वर्ष तक बच्चों में 20 अस्थाई दांत होती है। 6 से 8 वर्ष तक बच्चों में अस्थाई दांत होती है, अस्थाई दांत होती है। कितना? 20। उसके बाद अस्थाई दांत की संख्या 32 हो जाती है। अस्थाई दांत की संख्या 8, 9, 10 साल के बाद आपके पास कैसी दांत बनेगी? अस्थाई दांत बनेगी, जिसकी संख्या कितनी? 32। 35? तुमको 35 दांत है? हाँ, तब तुमको लगा हो सकता है 35 दांत हो। 32 दांत होती है। कहते हैं नहीं, एक मुहावरा भी है कि 32 दांत के बीच में एक जीभ। मुहावरा है ना कि 32 दांत के बीच में एक जीभ का होना। कैसे जीभ बच के रहता है सो देख लो। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। कार्य के आधार पे ये 32 दांत के 4 प्रकार हैं। एक है इंसीजर, दूसरा है कनाइन, तीसरा है मोलर, प्री मोलर, मोलर। ये कार्य के आधार पे दांत का वर्गीकरण है। लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि कार्य के आधार पर दांत के 4 प्रकार हैं। दांत के 4 प्रकार हैं। पहला इंसीजर, INCISIOR, हिंदी में कह दें कृंतक। इंसीजर कार्य के आधार पर दांत के कितने भाग हैं? इंसीजर, उसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। नाम से ही स्पष्ट लगता है। कृंतक माने काटना। किसको काटेगा? भोजन को काटेगा। पहला काम क्या होगा? भोजन को काटेगा नहीं, तो इंसीजर का काम होगा। दूसरा है कैनाइन, रदनक। इसको हिंदी में कहते हैं रदनक, रौदना। भोजन को रौदेगा मतलब चीरेगा, फाड़ेगा। क्या करेगा ये? चीरना फाड़ना। तो कैसा भोजन को चीरा फाड़ा जाता है? सब्जी को कि चिकन को, मीट को, उसी को ना। ऐसा नहीं ना कि आलू के चोखा को चीर रहे हो, फाड़ रहे हो। ठीक है कि नहीं? वो तो ऐसे ही कट जाता है, वो तो ऐसे ही पच जाता है। ऐसे डालोगे सब पच जाएगा।
लेकिन कनाइन मांसाहारी, इसलिए क्वेश्चन एक पूछता है, मांसाहारी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत अधिक विकसित होते हैं? तो कैनाइन विकसित होता है। ठीक है कि नहीं? किस प्रकार के दांत अधिक विकसित होते हैं? तो कैनाइन विकसित होता है मांसाहारी में, क्योंकि कैनाइन ही है जो भोजन को चीरता है और फाड़ता है। तो लिख देंगे नोट, मांसाहारी व्यक्ति में अधिक विकसित, मांसाहारी में अधिक विकसित। ठीक है, एक और लिख देना नोट में, हाथी का दांत इंसीजर का रूपांतरण है। हाथी दांत, हाथी में दांत होता है ना, इंसीजर का रूपांतरण है, इंसीजर का रूपांतरण है। तो हाथी दांत किसका रूपांतरण है? इंसीजर का। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कैनाइन, नोट में क्या लिखे? मांसाहारी व्यक्ति का कैनाइन क्या रहता है? अधिक विकसित रहता है। इसके अलावा अब आइए प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर और मोलर। ये प्री मोलर मोलर जो है ये क्या करता है? भोजन को पीसता है, भोजन को पीसता है, पीसना। तो इसको हिंदी में कहते हैं, प्री मोलर का हिंदी नाम है, हाँ जी, अग्रचवर्णक, और मोलर का हिंदी नाम है चवर्णक। लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है भोजन का पीसना। दोनों का काम है भोजन का पीसना। किसका? प्री मोलर और मोलर का, प्री मोलर और मोलर का लिख देंगे। ध्यान रखें कि मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं और विषम होता है, और विषम होता है, और क्या होता है? विषम होता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का दांत डायफायोडेंट और हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट का क्या मतलब होता है? विषम, मतलब विभिन्न प्रकार का, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। और डायफायोडेंट का मतलब होता है 2 बार निकलना। ठीक है, 2 बार निकलना, उसको क्या कहते हैं? डायफायोडोंट। और हेट्रोडोंट कहते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है। दांत का फॉर्मूला होता है 21-23/21-23, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यही दांत का फॉर्मूला है। तो लिख लो दांत का फॉर्मूला 21-23/21-23, 21-23/21-23, 21-23/21-23। किसका? तो देखो, तो तुम लोग दांत भी पढ़ लिए। अब दांत के बाद आता है जीभ। दांत के बाद क्या आता है? जीभ आता है। तो जीभ लिखेंगे, जीभ। जीभ में, जीभ में भौतिक पाचन होता है। जीभ में भौतिक पाचन होता है, जिसके कई भाग होते हैं, जिसके कई भाग होते हैं, जिसके कई भाग होते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा।
कहां थे हम लोग? हम लोग जीभ में थे। जीभ में क्या है? किसके कई भाग होते हैं। पहला आगे का भाग, आगे का भाग, आगे का भाग। तो आगे का भाग कैसा होता है? मीठा अनुभव कराता है। लिखेंगे मीठा अनुभव कराता है, मीठा अनुभव कराता है। अपना जीभ का फोटो बना लेना, वही तो देखेंगे तुम लोग का जीभ कैसा है। ठीक है, तो अगला भाग क्या करता है? कैसा स्वाद अनुभव कराता है? मीठा। नेक्स्ट, पीछे का भाग, पीछे का भाग करवा, पीछे का भाग करवा। माने आगे जो ये है ये मीठा है, अब पीछे जो है वो करवा है। अब बाएं और दाएं, तो बायां जो भाग है वो खट्टा, ये भाग क्या है? बायां। और ये भाग क्या है? दायां। तो बायां भाग खट्टा खट्टा और दायां भाग नमकीन का अनुभव कराता है। लिखेंगे बायां भाग किसका? तो जीभ का, ये नहीं कि दांत का। जीभ का बायां भाग खट्टा, जैसे नींबू। नींबू कैसा होता है? जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, भूमध्य सागरीय फल है, साइट्रस फ्रूट है, वो सब कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नमकीन, जैसे भूजा खाते हैं, हल्दीराम का भुजिया, तो क्या होता है? नमकीन। और चिकन बिरयानी खाते हैं तो करवा, और मिठाई रसगुल्ला खाते हैं तो मीठा। तो यही तीनों के स्वाद में अंतर है। करवा जिसे मिर्च ज्यादा हो तो करवा, नहीं मिर्च और नमक ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? वो नमकीन। और खट्टा तो विटामिन सी जिसमें ज्यादा हो, आंवला, नींबू, इन सब में विटामिन सी अधिक होता। अभी जैसे खाओगे जामुन तो खट्टा होगा। आम, आम भी कच्चा में खा लोगे तो खट्टा महसूस होगा। लीची भी कच्चा में खा लोगे तो खट्टा महसूस होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये जीभ का विभिन्न भाग है जिसको ध्यान में करके रख। कभी कभी पूछ देता है, आप पूछ देता है, पूछा है पिछले बार, पूछा है क्या आगे का कि पीछे का? अच्छा जो भी है, तब तो बहुत आसान था। बाएं दाएं में कंफ्यूजन है, आगे पीछे तो कोई कंफ्यूजन। मीठा करवा, आगे मीठा पीछे करवा, तो कहते ही है। हर बार 2003 से पढ़ा रहे हैं, यही चार बातें, यही चार बातें हैं तो क्या करेंगे हम? ठीक है कि नहीं? इस चार बातों को पचा के रख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि 2030 में 2045 में पढ़ाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यही तो भाग है जो 2003 में भी यही पढ़ाते थे और 2024 में भी यही पढ़ाते हैं। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। नेक्स्ट, अब फोटो अपना जीभ का बना लेना, ठीक कर लेना। ठीक है कि नहीं? ये सब तो जीभ का फोटो बन ही सकता है। वहां जगह छोड़ दो, फोटो बना लेना, फोटो पिक्चर अपने से बना लेना। हाँ, इसमें समय व्यतीत नहीं करना है। अब आइए नेक्स्ट, जीभ में लार निकलता है, तो लिखिएगा जीभ में लार पाई जाती है, सलीवा। जीभ में लार पाई जाती है, लार। अच्छा भोजन देख के बचपन में लार भी टपकता था। ठीक है कि नहीं? लार, लार जीभ में पाई जाती है, जिसका पीएच 6.8 होता है। मतलब कैसा प्रकृति है? क्षारीय। कैसा प्रकृति है? क्षारीय। सॉरी अम्लीय, अम्लीय, सॉरी अम्लीय प्रकृति है। 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? तो अम्लीय है। 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। अब आइए, अब इसमें रहता क्या है? लार। लार में रहता है दो चीज, म्यूकस और पानी। अब पानी म्यूकसहीन लार के माध्यम से भोजन को निगलने में, लार नहीं होता तो भोजन को निगलना क्या है? चबाना क्या है? जितना पीसिएगा
उतना भोजन आसानी से निगल जाएगा। तो लिखिए, लार में पानी और म्यूकस होता है, पानी और म्यूकस होता है, पानी और म्यूकस होता है जो भोजन को निगलने में मदद करता है, जो भोजन को निगलने में मदद करता है, जो भोजन को निकलने में मदद करता है। जो भोजन को निगलने में मदद करता है, जो भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखें कि लार पाचन की रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें दो एंजाइम पाए, रासायनिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि दो एंजाइम पाए जाते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान रहे कि लार पाचन की रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, लार पाचन की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। पहला टाइलिन, टाइलिन और लाइसोजाइम। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। ये टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लार स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। देखिए, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जबकि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। ये दोनों पूछा हुआ प्रश्न है, तथ्य है। टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जबकि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। ठीक है, इसीलिए कोई कभी बहुत खराब पदार्थ भी खा लेते हैं तो लाइसोजाइम निकलता है तो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बहुत नहीं, अब ऐसा नहीं 3 दिन का समोसा खा लीजिए, बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा, लार की मात्रा कम रहेगी। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है, ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये लाइसोजाइम है वह आपको लार के अलावा पसीना में पाया जाता है, और आंखों से निकलने वाले आंसू, आंसू आंख से ही निकलता है। ठीक है, तो लिखेंगे यह माने लाइसोजाइम पसीना और पसीना, ऐसे लिख लो, लाइसोजाइम लार के अलावा पसीना और आंसू में भी पाया जाता है, पसीना और आंसू में भी पाया जाता है, पसीना और आंसू में भी पाया जाता है, पसीना और आंसू में भी पाया जाता है। तो देखते हो, यदि किसी को कोई कटफट गया, रो रहा है, उसका आंसू भी उस कटफट पे गिर जाएगा तो वो एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। माने जो काम एंटीबैक्टीरियल ड्रग करेगा वही काम क्या करेगा? आंसू, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आंसू नहीं निकल रहा है, जबरदस्ती आंसू निकालो और उसके ऊपर आंसू गिरा दो। ठीक है, हंस तुम जबरदस्ती सकते हो, आंसू जबरदस्ती नहीं निकल सकता है बिना कुछ लगाए हुए। हालांकि आजकल तो सिनेमा का युग है, और सिनेमा का कई ऐसे पदार्थ हैं जिसको लगा करके अच्छा खासा नाटक किया जा सकता है। और महिला तो ऐसे भी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए प्रसिद्ध है,
मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने तन्नू से कहा, क्या कहा कि लाइसोजाइम लार के अलावा किसमें पाई जाती है? आंसू और पसीना में पाई जाती है। और आंसू और पसीना में पाई जाने वाली लाइसोजाइम वही काम करता है जो भोजन में करता है, एंटीबैक्टीरिया बने बैक्टीरिया को मारता है। इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। एक और लिख दो नोट, लार सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है, लार सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है, सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है। लार किससे निकलता है? और मनुष्य में 3 प्रकार के सेलेब्री ग्लैंड होते हैं, और मनुष्य में 3 प्रकार के सेलेब्री ग्लैंड होते हैं, और मनुष्य में 3 प्रकार के सेलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 प्रकार के सेलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड पहला सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुल, सब मैंडिबुल ग्लैंड। और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुल और पैरोटिड। और इसमें सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है? सेलेब्री ग्लैंड कौन है? ये लार्जेस्ट सेलेब्री ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट सेलेब्री ग्लैंड है। सबसे बड़ा सेलेब्री ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड। पहले तीनों लिख लो, पैरोटिड। आप लोग बचपन में आप लोग को कुछ को हुआ भी होगा कि पैरोटिड ग्रंथि में जब सूजन हो जाती है तो बच्चों में एक बीमारी होती है, बचपन में ही होता है, जिसको गलसुआ कहते हैं, नहीं मम्स। और फिर एक चिपकने वाला आता था, उसको चिपका दिया जाता था, और जब वो सूख जाता था तो निशानी था कि मम्स या गलसुआ क्या हो गया, ठीक हो गया। यह एक वायरल बीमारी था। तो नोट में लिख दीजिए, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाने के कारण, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाने के कारण, सूजन हो जाने के कारण गलसुआ नामक वायरल बीमारी होती थी। बचपन में गलसुआ नामक, बचपन में गलसुआ नामक, बचपन में गलसुआ नामक वायरल बीमारी होती थी। बचपन में कौन सी बीमारी होती थी? गलसुआ होती थी। बचपन में गलसुआ नामक बीमारी होती थी। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका सलीवा भी क्या हो गया, खत्म। हालांकि एक और तथ्य लिख सकते हैं, सांप को देखा होगा, आजकल तो गर्मी का समय है, सांप दिखाई पड़ता है। सांप की जहर ग्रंथि लेबियल ग्लैंड है, और लेबियल ग्लैंड जो है वो पैरोटिड का ही रूपांतरण है। तो एक तथ्य लिख दीजिए नोट में, सांप का जहर ग्रंथि, सांप की जहर ग्रंथि लेबियल ग्लैंड है, जो लेबियल ग्लैंड है, जो लेबियल ग्लैंड है, जो
लेबियल ग्लैंड है जो पैरोटिड का ही भाग है, पैरोटिड ग्लैंड का ही भाग है, पैरोटिड ग्लैंड का ही भाग है। किसका भाग है? ठीक है, पैरोटिड का ही भाग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसके बाद भोजन को मुंह में आप पचा दिए हैं, कल हम भोजन को ओसोफेगस में लाएंगे, ठीक है कि नहीं, स्टोमक में लाएंगे, लीवर पैंक्रियाज की भूमिका को दिखाएंगे और भोजन का सबसे अधिक पाचन कराएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, भोजन पचाने का लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेंगे और उसके बाद सीकम के रास्ते उसको बाहर की ओर। तो आज भोजन को आपके मुख में हम डाल दिए हैं, आप रात भर उस भोजन का आनंद लीजिए। हालांकि भोजन को हम पूरा काट दिए हैं, चीर फाड़ दिए हैं, पीस भी दिए, अब निगलने की आवश्यकता है, अभी निगलना नहीं है, निगलिएगा कल जब भोजन को ओसोफेगस में पहुंचाइएगा। तो आज भोजन के विषय में हमने परिचय पढ़ा और भोजन की शुरुआत कर दी है, मतलब पाचन की शुरुआत कर दी है, मुंह में भोजन को डाल दिए हैं, जीभ और दांत की भूमिका को दिखा दिए हैं। हम दो छोटे छोटे अध्याय भी अलग से देख दिए हैं, दांत अलग अध्याय उसको भी देख दिया इसमें, लार सैलिवरी ग्लैंड उसको भी देख दिए इसमें। मतलब जहां मौका मिला वहां कई संदर्भों को मैं जोड़ देता हूं और आप तक पहुंचा देता हूं। आशा करता हूं कि आप कल इसे याद करके रखेंगे और कल आपका यह जब समाप्त हो जाएगा तो इतना बड़ा सिस्टम लगेगा, ये तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन नाम है पाचन सिस्टम, हो सकता है कि आपको पच जाए, लेकिन पचेगा यहां तो पाचन में पचता है पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आप तो दिमाग में ही पचा लीजिएगा। तो आप देख लीजिए कि दिमाग में पचता है कि नहीं पचता है। आशा करता हूं कि इसे गंभीरता से घर पे जाकर अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बायोलॉजी के इस कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं और अपने रूटीन के द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम है संविधान, उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं बिना किसी ब्रेक के। भाग 3 संविधान को आगे बढ़ाना मैं चाहूंगा, ठीक है। तब तक कॉपी उपी निकालिए संविधान की। इसको पहले रिकॉर्डिंग मत करता।